नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम जो ओल्ड एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक हमारा है क्या है वो श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 16 आपका है। इससे पहले के सारे चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं उन चैप्टर्स को तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का नाम क्या है, ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो श्वेत महाद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा जो महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव पे है। तो आप अगर देखेंगे, अगर अर्थ का हम देखते हैं अगर, तो ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, ये साउथ पोल हो गया। तो आपको यहाँ पर मिलेगा ये अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप पे क्या है, दक्षिणी ध्रुव पे है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे वर्ष भर जो है बहुत ही कम तापमान रहता है। कम तापमान होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमेशा क्या होती है, बर्फ रहती है। तो आपको पता है सूर्य हमेशा यहाँ पे रहता है, और सूर्य के नज़दीक रहने की वजह से यहाँ का यानी 0 डिग्री पे क्या होता है, तापमान अधिक रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। ऐसे ही क्या, जैसे जैसे हम नॉर्थ इक्वेटर से साउथ पोल की ओर जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे भी तापमान में क्या होती है, गिरावट आती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा कम होता है कि यहाँ पे जो है बर्फ के रूप में जो है पूरा महाद्वीप ढका रहता है। बर्फ से पूरा महाद्वीप जो है ढका रहता है, और बहुत ही मोटी बर्फ की लेयर यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस महाद्वीप की खास बातों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्या, कुछ परिभाषाएं दे रखी होती हैं शब्द, जो अभी आपके आगे टॉपिक में दिखाई देंगे। तो पहला दे रखा है बर्फ छत्रक। ठीक है, बर्फ छत्रक दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो हमेशा हिम और बर्फ से ढका रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बर्फ छत्रक बोलते हैं। जो कुछ वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़े एरिया में यानी कि फैला रहेगा ये। ठीक है, और जो हमेशा क्या है, बर्फ से ये क्षेत्र हमेशा जो है ढका रहेगा। फिर अगला क्या दे रखा, बर्फ की चादर। तो बर्फ की चादर क्या होती है, भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र जो सदैव बर्फ और हिम की चादर से ढका रहता है, और इसकी मोटाई बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो बर्फ की चादर की जो है मोटाई बहुत अधिक होती है। फिर क्या है, आगे देखते हैं हम टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। तो चैप्टर में क्या दे रखा है आपका है, तो चैप्टर में दे रखा है जो अंटार्कटिक। ठीक है, तो अंटार्कटिक जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, और दक्षिणी ध्रुव इसके लगभग केंद्र में है। तो हमने अभी आपको दिखाया था मैप में बना करके। तो पूरा जो है दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित है, और जो इसका सेंटर पॉइंट है वो क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। फिर आकार में यह, अगर आकार की बात करते हैं तो जितने भी महाद्वीप हैं उसमें इसका स्थान कौन सा आता है, 5वें नंबर पर। तो याद रखिएगा, ये 5वें नंबर पे इसका आकार आता है। लेकिन संसार का यही अकेला महाद्वीप है जो सदा बर्फ से ढका रहता है, यानी कि यही एक इकलौता महाद्वीप है जहाँ पे हमेशा बर्फ से ये ढका रहता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यहाँ सबसे ठंडा और वीरान, यह जो है सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मानव जीवन वगैरह नहीं पाया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या है, मनुष्य यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत ही कम तापमान है यहाँ पर। इसकी कारण क्या है, यहाँ पर मनुष्य के रहने लायक कंडीशंस नहीं है। इस महाद्वीप की जो है मुख्य भूमि की खोज कब की गई थी, 1820 में हुई थी, परंतु वास्तविक खोज कार्य जो है 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इसलिए एक लंबे समय तक लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो है विभिन्न देशों के सैकड़ों अन्वेषक, यानी जो वहाँ पे खोजबीन करने आते हैं, ठीक है, तथा वैज्ञानिक जो है अंटार्कटिक हो आए हैं, यानी वहाँ गए हैं। भारत ने भी जो है वैज्ञानिकों के कुछ दल इस महाद्वीप पर जो है खोज के लिए भेजे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो है खोज कार्यों के लिए अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री, तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है, अंटार्कटिक महाद्वीप में है। तो ये एक दक्षिण गंगोत्री भारत का एक मिशन है, और जो कहाँ पे है, अंटार्कटिक में है। ठीक है, तो वही है लिखा है, अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री के नाम से एक स्थायी आधार शिविर बना लिया है। संसार के कई देशों ने यह यहाँ पर इस प्रकार के निरीक्षण केंद्र बनाए हुए, यानी कि ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, खोज वोज करने के लिए जाते हैं वहाँ पर।
फिर इन निरीक्षण केंद्रों में क्या है, वैज्ञानिक अंटार्कटिक की भूमि, वहाँ पे यानी जो लैंड है, तथा वायुमंडल यानी कि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए हैं। फिर वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि अंटार्कटिक का मौसम जो है संसार के दूसरे भागों के मौसम को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यानी कि ये मौसम को प्रभावित करता है, यानी पृथ्वी के अन्य भाग के मौसम को प्रभावित करता है। तो इन्हीं प्रभावों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों की खोज करने के लिए वैज्ञानिक वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे भूमि कैसी है, क्या है संसाधन, भूमि संसाधन कैसा है, जलवायु कैसी है यहाँ की है। तो अंटार्कटिक का लगभग जो 98% जो है भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इस बर्फ की औसत मोटाई कितनी है, लगभग 2 से लेकर के 5 किलोमीटर तक है। अंटार्कटिक जो है का अधिकतर भाग कैसा ऊबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। यहाँ का जो समुद्र तट है वो कैसे खड़े ढाल वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, समुद्र तट कैसे हैं, खड़े ढाल वाले हैं। यहाँ तटीय मैदान क्या है, नाम मात्र को भी नहीं, यानी तटीय मैदान यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ इक्की दुक्की वनस्पति रहित घाटियां हैं जिनमें तेज आंधियां चलती हैं, ठीक है। और क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस फैक्ट को लिख लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है कि क्वीन मार्ड पर्वत कहाँ है। तो क्वीन मार्ड पर्वत कहाँ है, अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। आगे देख लेते हैं, इस महाद्वीप का एक अनोखा भू चिन्ह है यहाँ का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा भू चिन्ह पाया जाता है। तो एरबुस शिखर है यहाँ का, ठीक है। एरबुस शिखर क्या है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एरबुस शिखर जो यहाँ का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है एरबुस शिखर या फिर एरबुस ज्वालामुखी कहाँ है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप में है। फिर पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है, यानी कि यहाँ पर जो है बर्फ कम होती है। इस प्रायद्वीप में वनस्पति अन्य भागों की तुलना में अधिक है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति भी होती है। तो यहाँ पर ये भी याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि पाल्मर प्रायद्वीप कहाँ है। तो पाल्मर प्रायद्वीप जो है अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। और इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति होती है क्योंकि बर्फ यहाँ पे बाकी की तुलना में यहाँ पे बर्फ की मात्रा कम होती है, जिससे क्या होती है, यहाँ का भूभाग जो है वहाँ पर जो है थोड़ी बहुत मात्रा में जो है घास वगैरह होती है। और कौन सी होती है, लाइकेन और मास यहाँ की मुख्य दक्षिण ध्रुव पर शीत ऋतु में अंकित किया गया था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, इस प्रायद्वीप में जो है वनस्पति अन्य भागों की तुलना में अधिक होती है, पर भी लेकिन जो होती भी क्या किस रूप में होती है, नाम मात्र के लिए है, और मूल रूप से होती है लाइकेन और मास होती है। फिर आगे देख लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान जो यहाँ पे तापमान जो 0 यानी 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, यानी कि तापमान हमेशा जो है 0 डिग्री से नीचे ही रहता है, चाहे ग्रीष्म काल हो चाहे शीतकाल हो, फिर हमेशा के लिए। अंटार्कटिक की ग्रीष्म ऋतु जो है नवंबर से फरवरी तक रहती है। इस अवधि में जो सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो पृथ्वी के झुके होने के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के जो झुके होने की वजह से जब सूर्य जो कहाँ जाएगा, मकर रेखा पे जाएगा। तो मकर रेखा पे जब जाएगा सूर्य, तो यहाँ पर क्या है, हमेशा इस वाले भाग में जो है हमेशा दिन रहेगा, ठीक है। तो आपको इसको देखना है तो मैप में जाकर देखिए, पृथ्वी को जब झुकी हुई होती है तो आप देखेंगे, अगर मान लो सपोज ऐसे पृथ्वी अगर है यहाँ पर, मगर आपको दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है, प्रयास कर रहा हूँ दिखाने का मैं आपको। और ये इक्वेटर हो गई, ये मकर रेखा हो गई मान लो अगर, और ये यहाँ पर कर्क रेखा होगी। अगर सूरज कहाँ पर आपको मिलेगा, सूर्य मान लो अगर मकर रेखा पर आ गया, इस पे आ गया है, ठीक है, इसके सामने है। तो अब आप देखेंगे इस वाले से क्या होगा, जो रोशनी होगी, सूर्य का प्रकाश होगा, यहाँ वाले एरिया पे हमेशा पड़ता दिखाई देगा, ऐसे ऐसे देख लीजिए आप, ठीक है। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे हमेशा जो क्या रहेगा, इस वाले एरिया में हमेशा दिन रहेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, इस अवधि में जो है सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यानी हमेशा यहाँ पे दिन रहेगा 6 महीने का लगभग। इस महाद्वीप में जो शीत ऋतु मई, जून, जुलाई और अगस्त में होती है। तो ये हो गई शीत ऋतु का टाइम हो गया। और बाकी हमने क्या बता दिया, और ये नवंबर महीने में क्या होगा, यहाँ पे हमेशा जो है दिन रहेगा, क्योंकि सूर्य कहाँ पर होगा उस टाइम पर, इस साइड में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, इस वजह से ऐसा होता है। तो आप समझ गए होंगे ये कि कैसे होता है। तो पृथ्वी के जो झुके हुए यानी 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुकी हुई है, जिसके कारण पर यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है इस मौसम में जो है 6 माह का लगभग दिन होता है।
और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में अगर इसी टाइम की बात करते हैं तो इसी टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 महीने के लिए रात हो जाएगी नॉर्थ वाले में। तो यहाँ पे 6 माह के लिए रात हो जाएगी, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। और जब यहाँ पे रात हो जाएगी तो यहाँ पे दिन हो जाएगा 6 महीने का ध्रुवों पे। तो इस चीज़ को समझिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण, इकलौता कारण यही है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए, अब आई हो आप समझ गए होंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर लेने में सक्षम होंगे। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसको थोड़ा दिखाया गया है यहाँ के अंटार्कटिक मैप को। तो आप समझिए ना कि कोशिश कीजिएगा, ऐसे मान लो ये पृथ्वी हो गई और इसके इस भाग की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए इस भाग को दिखाया गया है हमको, ठीक है। तो ये जो दिखाया जा रहा है ये तो हमको 2D दिख रहा है, यानी कि एक ही डायमेंशन दिख रहा है, इसके पीछे का नहीं दिख रहा है हमको ना। तो यहाँ पर इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये पूरा देखिए दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पे ये पूरा फैला हुआ ऐसे, ये पूरा ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, ठीक है। यानी कि बॉल को जो है बॉल के नीचे से देख रहे हैं हम, यानी कहने का मतलब ये है हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और इस चीज़ को देख रहा है, तो ये ऐसा उसको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा है पामर प्रायद्वीप हो गया, आपको पता होगा यहीं पर ही क्या होती है, थोड़ी बहुत वनस्पति होती है। क्वीन मांड हो गया आपका, ये एल्ब्रूस शिखर हो गया ये, ठीक है। तो ये आप कभी पूछा है कि क्वीन मांड कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिक पर महाद्वीप पर है। और अगर पूछा जाए कि एल्ब्रूस शिखर कहाँ है तो ये भी आपका अंटार्कटिक महाद्वीप पर। ये कैसा है? ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे देख लेते हैं, हमने चित्र में देख लिया इसको है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से जो है घेरने वाले महासागर का नाम है दक्षिण महासागर। तो इसके आसपास जो महासागर है यानी जलीय भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण महासागर, क्योंकि दक्षिण में है तो दक्षिण महासागर बोल दिया। और कैसा होगा? जाहिर सी बात, तापमान कम है तो तापमान कम होगा तो कैसा? ठंडा होगा। तो वही लिखो, यह एक ठंडा महासागर है। इस महासागर के ऊपरी जल का तापमान कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता है, यानी कि इतना तापमान कम है यहाँ पे जो है, तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कभी जाता ही नहीं है। फिर यहाँ की जलवायु कैसी? बहुत ही कठोर है, क्योंकि बहुत ही ठंड पड़ती है। संसार में जो है सबसे कम तापमान जो है -95 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस महाद्वीप में ही स्थित होता है, यानी यहीं पाया जाता है। वर्ष भर तेज पवनें चलती हैं। महाद्वीप के केंद्रीय भाग में वायु की अपेक्षाकृत शांत रहती हैं। साधन और उनका उपयोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपको पता कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा विश्वास है कि अंटार्कटिक के गर्भ में यानी कि इसके भीतरी भाग में मूल्यवान खनिजों के भंडार छिपे पड़े हैं, लेकिन इन विचारों की पुष्टि के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसकी जब तक खोज कैसे होगी, जब तक ऊपर बर्फ जो है वो पिघलेगी नहीं, तो हम अंदर की बातों को नहीं जान सकते कि अंदर क्या क्या है, कौन कौन से संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं। अभी वैज्ञानिक ऐसी तकनीकी का भी विकास नहीं कर पाए हैं जिससे कि बर्फ की मोटी तह के नीचे दबे खनिजों का पता लगाया जा सके। अभी तो वैज्ञानिकों को भी अपने खोज कार्यों के लिए खुले में जाकर जो है बर्फीले जो झंझावत बोल सकते हैं या फिर बर्फीले तूफान हैं उनका सामना साहसपूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीले तूफान चलते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं। फिर देखिए लोहा हो गया, कोयला हो गया, लौह अयस्क है, तांबे के थोड़े बहुत भंडारों का पता चला है, लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण व्यापारिक स्तर पर इन खनिजों का उपयोग अभी शुरू नहीं हो सका। मान लो अगर पता चल भी आता है कि यहाँ पे है ये संसाधन, मतलब खनिज है, तो उनको निकालना तो और कठिन है ना वहाँ पे, क्योंकि इतना कठिन परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर बर्फ वगैरह जमी हुई है, बहुत ही तूफान आते हैं, तो वहाँ पे उनको एक्सट्रैक्ट करना मिनरल्स को बहुत ही दिक्कत होती है वहाँ पर। तो अभी ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं ऐसी है कोई। संसार के मीठे पानी के जो है 70% भंडार जो हैं इस महाद्वीप के बर्फ छत्रकों तथा बर्फ की चादरों में संचित हैं। तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि बर्फ छत्रक क्या होते हैं और बर्फ की चादर क्या होते हैं। अंटार्कटिक के बर्फ छत्रकों से जो है बर्फ के बड़े बड़े खंड टूट कर जो है समुद्र में तैरते रहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? हिमशैल कहते हैं। तुम्हें यह जानकर शायद अचंभा होगा कि इन विशालकाय हिमशैलों को खींचकर सऊदी अरब या ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय तटों पर ले जाने की बातें सोची गई हैं, यानी कि वहाँ पे जो मरुस्थल जो एरिया है, सऊदी अरब का मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया और या फिर ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, वहाँ पे क्या है? पानी की कमी है, मीठे पानी की कमी है। तो ऐसे में जो ये बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े हैं जिनको हिमशैल बोलते हैं, इनको जो है खींच कर जो है सऊदी अरब या फिर ऑस्ट्रेलिया के तटीय भागों में ले जाने की तकनीकी खोजी जा रही है या फिर थोड़ा बहुत ले जा भी रहे हैं।
वर्तमान समय में ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास भी हो गया है कि ये लेके जाते हैं वहाँ पर, जिससे क्या है मरुस्थलों में मीठे पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। तकनीकी दृष्टि से तो यह संभव है, लेकिन ये बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो बहुत महंगी है, बहुत ही खर्चीली है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े को वहाँ पर तक खींच के ले जाना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे ये दे रखा है कि अंटार्कटिक का जो अधिकतर भूभाग कैसा है, बंजर है, क्योंकि वनस्पति है ही नहीं वहाँ पे, तापमान इतना कम है, तो ठंडा मरुस्थल है वहाँ पर, और बहुत ठंडा मरुस्थल है। यहाँ की थोड़ी सी जो वनस्पति पर बहुत कम जीव जंतु अपना गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि जब वनस्पति ही नहीं होगी तो उन पर रहने वाले जानवर खाएंगे क्या, तो इससे क्या है उन जानवरों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ के सागरों में जीवों की बहुत आ जाती है, लेकिन यहाँ के जो सागर है वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में जीव पाए जाते हैं। फिर पेंगुइन जो है समुद्री पक्षी या तथा सील यहाँ बड़ी संख्या में है, तो मुख्य रूप से जो पेंगुइन होती हैं वो पाई जाती हैं, समुद्री पक्षी होते हैं वो पाए जाते हैं, और सील एक मछली होती है वो मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती हैं। सागरों में व्हेल भी पाई जाती है, तो सागर में जो व्हेल मछली रहती है वो भी पाई जाती है। व्हेल के शिकार पर जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है, यानी कि व्हेल मछली का जो है शिकार नहीं किया जा सकता है। ये प्रतिबंध जो है व्हेलों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए लगाए गए हैं। फिर क्रिल जो है, क्रिल ही एकमात्र ऐसा जो है यहाँ पर जो क्या है वो भी जो है मछली की जो है प्रजाति है क्रिल, तो वो भी जो है एक मुख्य साधन है यहाँ का, ठीक है, जिसके विकास की क्या है संभावना है। क्रिल एक क्या है बहुत ही छोटी मछली है, तो बहुत ही छोटी मछली होती है, इसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर तथा वजन कितना है 1 ग्राम केवल से लेकर के 105 ग्राम, यानी बहुत ही छोटी है और बहुत ही हल्की होती है। क्रिल जो है झुंडों में रहते हैं, जिनका विस्तार जो है 100 मीटर या उससे भी अधिक तक होता है, यानी 100 मीटर लंबे बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं ये। क्रिल से जो है कई उत्पाद बनते हैं, जैसे मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्रिल पेस्ट बनाया जाता है, जिसको क्या है पावरोटी के ऊपर लगाया जा सकता है, यानी जो ब्रेड होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। तथा क्रिल प्रोटीन, यानी कि मछली से तो प्रोटीन प्राप्त होता ही आपको पता ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंटार्कटिक आकार में बड़ा जरूर है, लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से लाभ नहीं दे सकता है, परंतु यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, यानी कि इससे पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है कि पृथ्वी कैसी उत्पत्ति होती है, उसकी जानकारी संभव हो सकती है, पता चल जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो गई, तो ब्रह्मांड के कई राज खोल सकती है ये महाद्वीप। फिर इसलिए इसे क्या बोलते हैं विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गतिविधियां हो रही विज्ञान के विकास से संबंधित गतिविधियां होती हैं। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने जो है अंटार्कटिक के निरीक्षण केंद्रों में रहने के लिए अच्छा वातावरण बना लिया, यानी वहाँ पे छोटे छोटे मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं, जिनमें जो है जीवन थोड़ा बहुत रह सकते हैं, यानी कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी वहाँ पर जीवन को थोड़ा संभव बनाया जा सका है। यहाँ विशेष प्रकार के स्थायी आवास गृह बनाए गए हैं। ये आवास जो है गृह यहाँ के कठोर जलवायु तथा भयंकर झंझावातों, यानी कि जो तो बर्फ के तूफान होते हैं उनका मुकाबला करके टिके रह सकते हैं। विद्युत जनित मतलब क्या हो, जनरेटर की बात हो रही है, जनरेटर के द्वारा जो है बिजली बनाई जाती है, और विशेष प्रकार के वस्त्र और डिब्बे बंद खाद्य पदार्थ होता है, स्टोव और विशेष प्रकार की जो मोटर गाड़ियां होती हैं वायु यानों द्वारा इस महाद्वीप के निरीक्षण केंद्रों में लाई जाती हैं, यानी यहाँ पे जाने आने के लिए ये सारी सुविधाएं की गई हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक परिभाषाएं देख लेते हैं। तो हिमशैल क्या होता है दे रखा है, तो समुद्र में तैरते हुए जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े खंड या फिर आकार के जो टूटे हुए भाग होते हैं बर्फ के, उसी को बोलते हैं हिमशैल कहते हैं। इनकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से कम जो है 5 मीटर होते हैं, यानी कि समुद्र तल से लगभग 5 मीटर ऊंचे होते हैं ये। तो ये रहा आपका हिमशैल क्या होता है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी अंटार्कटिक के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जो करिए, और जो फैक्ट बताया उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और इसको आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।